हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर कनेक्शन। आज के क्लास में हम क्लास 7th एनसीईआरटी चैप्टर 6 जीवों में श्वसन डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले भी हमने इस चैप्टर के 2 टॉपिक कंप्लीट किए हैं। आज हम जो भी टॉपिक रह गए थे उनको कंप्लीट करेंगे, और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसको देख लीजिए और इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट स्टडी कीजिए। आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो एनसीईआरटी से डायरेक्ट आते हैं। सीटेट हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, कहीं भी जहाँ भी साइंस पूछी जाती है, टीचिंग एग्जाम्स में स्पेशली एनसीईआरटी से क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जीवों में श्वसन। स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम सांस कैसे लेते हैं, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और हम इस चैप्टर की समरी तक सारे टॉपिक भी कवर करेंगे और समरी भी कवर करेंगे। तो हम सांस कैसे लेते हैं, हम श्वसन की क्रियाविधि जानेंगे आज। सामान्यतः हम कैसे सांस लेते हैं, हम अपने नथुनों यानी कि नासा द्वार से वायु अंदर लेते हैं। जब हम वायु को अंतः श्वसन द्वारा अंदर लेते हैं तो यह हमारे नथुनों से होती हुई नासा गुहा में चली जाती है। नासा गुहा से वायु श्वास नली से होकर हमारे फेफड़ों फुफ्फुस में जाती है। फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। तो हम सांस कैसे लेते हैं, हम अपने नासा द्वार के माध्यम से वायु को अंदर लेते हैं, और जिसे हम अंतः श्वसन बोलते हैं। अंतः श्वसन के द्वारा हम सांस लेते हैं और वायु नासा गुहा में चली जाती है, और नासा गुहा से वायु हमारे फेफड़ों तक जाती है, जिन्हें हम फुफ्फुस भी कहते हैं। और फिर फेफड़ों के बाद वक्ष गुहा में, फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं, वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। तो ये पूरा डायग्राम है। पहले हम डायग्राम देखते हैं, फिर आगे समझेंगे। तो जैसे कि ये नासा गुहा, यहाँ से वायु अंदर जाती है और ये रहा मुख, और अंदर जाते हैं। उसके बाद इसको बोलते हैं ग्रसनी। ये हमारी श्वास नली है, और ये है फेफड़े, और ये हैं पसलियाँ, और इस साइड भी फेफड़े। ये पूरा जो मानव श्वसन तंत्र का डायग्राम है। सीटेट एग्जाम में डायरेक्ट डायग्राम दे करके ये जो पार्ट्स हैं इनके नाम लिखने को आ जाते हैं, और या इसको देकर और भी पूरी प्रोसेस को पूछ सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं। तो फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। वक्ष गुहा पार्श्व में पसलियों से घिरी रहती है। अब वक्ष गुहा क्या होती है, पार्श्व में पसलियों से घिरी रहती है। एक बड़ी पेशीय परत जो डायाफ्राम मध्यपट कहलाती है। एक बहुत बड़ी पेशीय परत होती है जिसे हम डायाफ्राम बोलते हैं, और जिसे हम मध्य परत भी बोलते हैं। तो ये हमारा है डायाफ्राम। तो ये सबसे बड़ी यहाँ पर पेशी है, इसी को हम डायाफ्राम भी बोलते हैं। अब इसका क्या कार्य है, श्वसन में डायाफ्राम और पसलियों से बने पिंजर की गति सम्मिलित है। तो जब हम सांस लेते हैं तो जो डायाफ्राम है और जो पसली है, इनमें गति होती है। अंतः श्वसन के समय पसलियां ऊपर उठती हैं और ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं। तो जब हम अंदर सांस लेते हैं तो पसलियां क्या होती हैं, ऊपर की ओर उठ जाती हैं, और डायाफ्राम नीचे की ओर गति करता है। पसलियां बाहर ऊपर उठकर बाहर की ओर गति करती हैं, और डायाफ्राम क्या होता है, नीचे की ओर गति करता है। यह गति हमारी वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है। तो वक्ष गुहा का जो आयतन होता है उसको क्या करती है, इंक्रीज कर देती है, और वायु फेफड़ों में आ जाती है। फिर क्या होता है, फेफड़े वायु से भर जाते हैं। उच्च श्वसन मतलब कि जब हम सांस को निकालते हैं उस समय क्या होता है कि पसलियां नीचे और अंदर की ओर हो जाती हैं। पसलियां कैसे, नीचे और अंदर की ओर हो जाती हैं, और जो डायाफ्राम है वो ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। तो इससे वक्ष गुहा का आयतन क्या होता है, कम हो जाता है। तो इसी कारण वायु फेफड़ों से बाहर धकेल दी जाती है। तो इस तरीके से अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन यानी कि उच्च श्वसन से जो हमारा डायाफ्राम और पसलियों पे जो असर होता है वो आपने देखा कि किस तरीके से वायु फेफड़ों में भर जाती है और फिर उसके बाद में बाहर जाती है, और फिर पसलियों का आकार और डायाफ्राम का आकार किस तरीके से चेंज होता है हमारे सांस अंदर लेने से और बाहर छोड़ने से। आगे देखते हैं।
हमारे आसपास की वायु में अनेक प्रकार के अवांछित कण, मतलब जो कण हमारे लिए हानिकारक हैं, जैसे धूम्र, धुआं हो गया, धूल हो गई, परागकण आदि होते हैं। जब हम अंतः श्वसन करते हैं तो ये कण हमारी नासा गुहा में उपस्थित रोमों में फंस जाते हैं। तो हमारी जो नासा होती है, नासा गुहा में जो रोम उपस्थित होते हैं उनमें ये फंस जाते हैं कण। और यद्यपि कभी कभी ऐसे कण नासा गुहा के पार भी चले जाते हैं, मतलब अंदर भी आ जाते हैं, तब ये गुहा की कोमल परत को क्या करते हैं, उत्तेजित कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें छींकें आती हैं और छींकने से अवांछित कण वायु के साथ फिर से बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार केवल स्वच्छ वायु ही हमारे शरीर में प्रवेश कर पाती है। तो क्या सावधानी रखनी है, जब हमें छींक आए तो हमें अपनी नाक को ढक लेना चाहिए, जिससे कि जो कण हमारे द्वारा बाहर निकलेंगे वो अन्य व्यक्तियों के द्वारा जो अंतः श्वसन की क्रिया होती है उसमें नहीं ग्रहण किए जाएंगे। तो आगे देखते हैं। तो अभी जो हम ये पढ़ रहे थे कि जब अंतः श्वसन करते हैं और उच्च श्वसन करते हैं तब क्या प्रक्रिया होती है। तो जैसे कि वायु अंदर आती है, ये अंतः श्वसन का डायग्राम है। जब भी वायु अंदर आती है अंतः श्वसन में तो पसलियाँ इस तरीके से बाहर की ओर गति करती हैं और डायाफ्राम नीचे की ओर ऐसे झुक जाता है और नीचे की ओर गति करता है। और उसके साथ ही जब हम वायु को उच्च श्वसन मतलब बाहर को निकालते हैं तो क्या होता है, पसलियाँ अंदर की ओर गति करती हैं इस तरीके से और डायाफ्राम फिर से देखिए अपनी स्थिति में सीधा आ जाता है, पूर्व स्थिति में आ जाता है। तो ये हमारी जो श्वसन के द्वारा जो गति होती है अंदर, उसको हमने देखा। अब हम आगे देखते हैं। धूम्रपान फेफड़ों को क्षति पहुंचाता है। धूम्रपान कैंसर से भी संबंध है, तो इससे हमें बचना चाहिए। श्वसन के दौरान वक्ष गुहा में माप में परिवर्तन हो जाते हैं, मतलब जब हम सांस लेते हैं तो वक्ष गुहा की जो माप है उसमें परिवर्तन होते हैं। तो इस तरीके से सभी बच्चे क्रियाकलाप में अपने वक्ष की जो माप है उसके माप के लिए मापन करते हैं और नोटबुक में नोट करते हैं कि किस तरीके से उनके वक्ष में परिवर्तन आता है। तो ये भी एक बोतल वाला भी क्रियाकलाप है। ये बैलून्स लगा करके उसको रबड़ की सीट से अंदर दबाते हैं तो किस तरीके से रिएक्शन रहता है। तो ये मैं PDF टेलीग्राम पे दे दूँगी, तो इसे आप खुद भी पढ़ सकते हैं। मैं वही पढ़ाऊँगी जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम उच्च श्वसन में बाहर क्या निकालते हैं। तो अभी तो हमने अंतः श्वसन और उच्च श्वसन की बात की थी, लेकिन अब हम जानेंगे कि अंतः श्वसन और उच्च श्वसन में अंदर और बाहर क्या क्या आता जाता है। तो इसका क्या मतलब है, नियमित परंपरागत श्वसन व्यायाम प्राणायाम से हमारे फेफड़ों में वायु को अंदर लेने की क्षमता को बढ़ाता है और इस प्रकार हमारे शरीर की कोशिकाओं को ज़्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, जिसके फलस्वरूप अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। बेहतर जीवन के लिए हमें अपने फेफड़ों का कैसे ध्यान रखना है, तो हमें क्या करना है, प्राणायाम जरूर करना है। आगे देखते हैं। वायु का अंतः श्वसन अथवा उच्च श्वसन करते हैं तो वहाँ पर कई गैसों का मिश्रण होता है। तो जो वायु अंदर आती है वो उसमें भी गैसों का मिश्रण होता है, जो बाहर जाती है उसमें भी गैसों का मिश्रण होता है। तो अंतः श्वसन अश्वसित और उच्च श्वसित वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत किस प्रकार होता है कि अंतः श्वसित वायु में 21% ऑक्सीजन होती है और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और जब हम इस वायु को बाहर निकालते हैं, उच्च श्वसित वायु में 16.4% ऑक्सीजन जाती है और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड। आगे देखते हैं। उच्च श्वसित तो हम करते हैं, लेकिन क्या सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को ही करते हैं या फिर गैसों के और भी मिश्रण होते हैं जो हम करते हैं। जैसे कि अगर आप दर्पण में देखेंगे तो क्या करेंगे, जैसे अपने सॉस को छोड़ेंगे दर्पण के सामने तो उसकी सतह कैसे धुंधली सी हो जाती है। तो इसका मतलब है कि नमी भी होती है। तो जल के कारण क्या होता है, जल के बिंदु कण के कारण वहाँ पर धुंधलापन आ जाता है। अगला टॉपिक है हमारा अन्य जंतुओं में श्वसन। तो अभी तक जो हमने अपना श्वसन तंत्र देखा, मतलब जो मनुष्य में श्वसन तंत्र था, अब हम देखेंगे कि यही श्वसन तंत्र जंतुओं में कैसे होता है और पादपों में कैसे होता है। तो जंतुओं में किस प्रकार ये श्वसन होता है,
हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेढक, छिपकली, सर्प और पक्षियों आदि द्वारा जंतुओं की वक्ष गुहाओं में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं। जीव श्वसन करते हैं और किन किन अंगों से श्वसन करते हैं। जैसे हम पहले जीव की बात करते हैं, कॉकरोच। तो कॉकरोच कैसे श्वसन करता है? कॉकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में, मतलब पीछे की ओर, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अन्य कीटों के शरीर में भी इस प्रकार के छिद्र होते हैं। ये छिद्र श्वास रंध्र कहलाते हैं। ये छिद्र क्या कहलाते हैं? श्वास रंध्र। कीटों में गैस विनिमय के लिए वायु नलियों का जाल बिछा रहता है। कीटों में क्या होता है? जाल बिछा रहता है वायु नलियों का, जो श्वास प्रणाल या वातक कहलाते हैं। इनको क्या बोलते हैं? श्वास प्रणाल या वातक बोलते हैं। और ऑक्सीजन समृद्ध वायु श्वास रंध्रों में, श्वास नलियों में जाकर शरीर के ऊतकों में विषरित हो जाती है। तो क्या होता है? जो ऑक्सीजन से समृद्ध वायु होती है वो श्वास रंध्रों में जाती है, श्वास नलियों में जाकर शरीर के ऊतकों में पूरी तरीके से फैल जाती है और फिर उसके बाद में और शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंच जाती है। और इसी प्रकार कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड श्वास नली में आती है। तो कोशिकाओं के द्वारा ही क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड भी श्वास नली में आती है और श्वास रंध्रों से बाहर निकल जाती है। श्वास नाल अथवा श्वास प्रणाल केवल कीटों में ही होता है। तो ये श्वास नाल है, जो वातक जिन्हें बोलते हैं, ये किसमें होते हैं? कीटकों में ही होते हैं। जंतुओं के अन्य समूहों में ऐसी व्यवस्था नहीं पाई जाती है। मतलब ये है कि जो श्वास है, श्वास लेने की जो प्रक्रिया है, जैसे कि सभी जीवों में अलग अलग पाई जाती है। तो अभी हमने कॉकरोच का देखा, तो उसमें वातक पाए जाते हैं, श्वास की नलियाँ पाई जाती हैं। तो इस तरीके से ये कॉकरोच का चित्र है और ये इसका श्वास प्रणाल होता है, ये जो पूरा जाल दिख रहा है। और इसी में क्या होता है? ऑक्सीजन समृद्ध वायु जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। केचुआ के बारे में पढ़ते हैं। अब केचुआ कैसे सांस लेता है? तो केचुआ तो अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं। केचुओं की त्वचा स्पर्श करने पर आर्द्र और श्लेष्मीय प्रतीत होती है और इसमें से ही गैसों का आवागमन आसानी से हो जाता है। और यद्यपि मेढक में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं, तब भी वे अपनी त्वचा से ही श्वसन करते हैं, जो आर्द्र और श्लेष्मीय होते हैं। तो केचुआ और मेढक तो एक ही जैसे श्वसन करते हैं अपनी त्वचा से, और जो कॉकरोच था वो अपनी श्वास नलियों, वातक जालों के द्वारा करता है श्वसन। अब हम आगे देखते हैं कि जल में श्वसन किस प्रकार होता है। जल में श्वसन किस प्रकार से होता है? जो जलीय जीव रहते हैं वो कैसे श्वसन करते होंगे? तो मछलियों में क्लोम या गिल्स पाए जाते हैं। तो बहुत सारी जल में क्या रहती है? मछलियाँ रहती है। पहले हम मछलियों की बात करेंगे। तो मछलियों में क्या पाया जाता है? श्वास लेने के लिए क्लोम या गिल पाए जाते हैं। क्लोम जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में उनकी सहायता करते हैं। तो क्लोम से क्या होता है? जो ऑक्सीजन जल में घुली रहती है वो उनके उपयोग करने में सहायता करते हैं। क्लोम त्वचा से बाहर की ओर निकले होते हैं। क्लोम कैसे होते हैं? त्वचा से बाहर की ओर निकले होते हैं। ये होते हैं क्लोम। मछली में श्वसन अंग है। तो क्लोम इनकी सहायता करते हैं। क्लोम कैसे सहायता करते हैं? क्लोम में रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है। क्लोम में क्या होता है? रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है, जो गैस विनिमय करने में सहायता करती हैं। इस प्रकार ये मछलियाँ जो हैं वो क्लोम के द्वारा सांस लेती हैं। आगे देखते हैं पादपों में श्वसन कैसे होता है। अन्य जीवों की भांति पादप भी जीवित रहने के लिए श्वसन करते हैं। जैसे कि आप पहले पढ़ चुके हैं, ये वायु से ऑक्सीजन अंदर ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करते हैं। इनकी कोशिकाओं में भी ऑक्सीजन का उपयोग अन्य जीवों की भांति ही होता है। ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन करने के लिए किया जाता है। पादप में प्रत्येक अंग वायु से स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त कर सकता है। तो ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं कि पादप की पत्तियों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए विनिमय के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं।
पादप की अन्य सभी कोशिकाओं की भांति मूल कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मूल मृदा कणों के बीच के खाली स्थान वायु अवकाशों में उपस्थित वायु से ये ऑक्सीजन लेते हैं। तो जो मिट्टी में वायु अवकाश होता है, वायु के लिए जो जगह होती है, वहाँ पर जो वायु उपस्थित होती है मृदा के कणों में, वहाँ से ये ऑक्सीजन लेते हैं। तो इस तरीके से हमने पौधे कैसे, पेड़ कैसे अपना श्वसन करते हैं यह भी देखा। तो श्वसन क्या है? एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रम है। सभी जीवों की अपनी उत्तरजीविता, जीवित रहने हेतु आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन करने की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से ये जो मृदा के कण हैं, इनके बीच जो गैप रहता है, ये है मूल रोम, ये वायु अवकाश है, जो इनके बीच गैप रहता है, उसी से पौधे क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। आगे देखते हैं। अब इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है समरी। श्वसन सभी जीवों के जीवित रहने के लिए अनिवार्य है। तो श्वसन, जो भी जीव इस धरती पर जीवित रहना चाहेगा उसको श्वसन तो करना ही होगा। तो कुछ जीव अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं, कुछ में वाहिकाएं पाई जाती हैं। मनुष्य अपने श्वसन तंत्र के द्वारा फेफड़ों और जो नासिका है उससे श्वसन करता है। कुछ जीव त्वचा से श्वसन करते हैं। तो पेड़ पौधे अपने रंध्रों से श्वसन करते हैं। तो इस तरीके से सभी जीव श्वसन करते हैं। हम अंतः श्वसन जो वायु शरीर के अंदर लेते हैं, उसमें उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा क्या होती है? निर्मुक्त होती है। ग्लूकोज का विखंडन जीव की कोशिकाओं में होता है, जिसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। यदि भोजन ग्लूकोज ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा विखंडित होता है तो यह वायवीय श्वसन कहलाता है। यदि विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो श्वसन अवायवीय श्वसन कहलाता है। तो ये सब हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है पार्ट 1 में। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। ग्लूकोज का विखंडन जीव की कोशिकाओं में होता है। ग्लूकोज का विखंडन का होता है जीव की कोशिकाओं में, जिसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। यदि भोजन ग्लूकोज ऑक्सीजन का उपयोग द्वारा विखंडित होता है तो यह वायवीय श्वसन कहलाता है, और ऑक्सीजन अनुपस्थित है तो ये अवायवीय कहलाता है। अत्यधिक व्यायाम करते समय जब हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की आपूर्ति हो जाती है, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तब भोजन का विखंडन अवायवीय श्वसन के द्वारा होता है। सांस लेना श्वसन प्रक्रिया का एक चरण है, जिसमें जीव ऑक्सीजन समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु को शरीर के बाहर निकालता है। गैसों के विनिमय के लिए विभिन्न जीवों में श्वसन अंग भिन्न भिन्न होते हैं। अंतः श्वसन या निःश्वसन के समय हमारे फेफड़े विस्तारित होते हैं और उच्च श्वसन के साथ ही ये अपनी मूल अवस्था में आ जाते हैं। शारीरिक सक्रियता को बढ़ने पर श्वसन दर बढ़ जाती है। जब हमारी शारीरिक सक्रियता बढ़ती है तो श्वसन दर बढ़ जाती है। गाय, भैंस, कुत्ते, बिल्ली जैसे जीवों में श्वसन अंग और श्वसन प्रक्रिया मानव के समान ही होती है। केंचुआ में गैसों का विनिमय उसकी आर्द्र त्वचा के माध्यम से होता है। मछलियों में यह क्लोम से, और कीटों में श्वास प्रणाल होते हैं। कीटों में क्या होते हैं? श्वास प्रणाल होते हैं। पादपों में मूल मृदा के में उपस्थित वायु को ग्रहण करती है। पत्तियों में नन्हे छिद्र होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं, जिनसे गैसों का विनिमय हो पाता है। और पादप कोशिकाओं में ग्लूकोज का विखंडन अन्य जीवों की तरह ही होता है। तो इस प्रकार से ये जो हमारा चैप्टर 6 क्लास 7th NCERT की समरी भी कंप्लीट होती है। हमारा पूरा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में आपका कोई सजेशन है, कुछ भी डाउट है तो आप ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक